हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अंकुरम एकेडमी डिजिटल पर। तो इससे पहली वाली वीडियो में हम पढ़ चुके हैं हिंदी और हिंदी किसे कहते हैं, हिंदी शब्द क्या है या भाषा किसे कहते हैं, और भाषा का ऐतिहासिक दृष्टिकोण, भौगोलिक दृष्टिकोण और राजनीतिक दृष्टिकोण। कुल मिला के हमने पिछले 2 पार्ट में हमने हिंदी के बारे में पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं हिंदी के व्याकरण की। तो व्याकरण के बारे में पढ़ते हैं। व्याकरण। तो व्याकरण में सबसे पहला पॉइंट हम देखते हैं कि व्याकरण का शाब्दिक विच्छेद क्या होता है। व्याकरण में पहला पॉइंट शाब्दिक विच्छेद। शाब्दिक विच्छेद और एक होता है हमारा संधि विच्छेद। संधि विच्छेद में हम देखते हैं कि वर्णों का हम विच्छेद करते हैं, लेकिन शाब्दिक विच्छेद में हम देखते हैं शब्दों का विच्छेद। जैसे व्याकरण का अगर हम शाब्दिक विच्छेद देखें तो होता है हमारा वि प्लस अ प्लस करण। अगर कोई पूछता है कि व्याकरण का शाब्दिक विच्छेद क्या होता है तो होता है हमारा वि प्लस अ धन करण। अब बात आती है हमारी कि व्याकरण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। व्याकरण का शाब्दिक अर्थ। तो व्याकरण के शाब्दिक अर्थ की बात करें तो व्याकरण का शाब्दिक अर्थ होता है किसी चीज को भली भांति समझना, या हम कह सकते हैं व्याकरण का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है भली भांति समझना। व्याकरण का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है भली भांति समझना। अब बात करते हैं कि व्याकरण है क्या। तो व्याकरण को दूसरा और तीसरा पॉइंट कि व्याकरण क्या है। तो व्याकरण को हम एक पुस्तक भी कह सकते हैं, विधा भी कह सकते हैं, या रचना कह सकते हैं, या कृति भी कह सकते हैं। यानी बहुत सारे नाम है व्याकरण को। एक पुस्तक के रूप में भी हम देख सकते हैं, एक विधा के रूप में भी देख सकते हैं, एक रचना के रूप में, एक कृति के रूप में। यहाँ तक कि महर्षि पाणिनि ने व्याकरण को एक ग्रंथ कहा है। महर्षि पाणिनि ने व्याकरण को एक ग्रंथ कहा है। अब बात करें कि व्याकरण की जो परिभाषा है वो क्या है। व्याकरण की परिभाषा। तो व्याकरण की परिभाषा हम यहीं से बना सकते हैं कि व्याकरण की परिभाषा क्या है। तो व्याकरण हम कह सकते हैं कि व्याकरण वह ग्रंथ है व्याकरण वह ग्रंथ है, या वह रचना है, या वह पुस्तक है, या वह विधा है जिसके अंतर्गत हम भाषा का शुद्ध लेखन, शुद्ध उच्चारण, शुद्ध प्रयोग का ज्ञान प्राप्त करते हैं।
व्याकरण की परिभाषा की अगर हम बात करें तो व्याकरण की परिभाषा क्या होती है कि व्याकरण वह एक ग्रंथ है जिसके अंतर्गत हम भाषा का शुद्ध लेखन, शुद्ध उच्चारण और शुद्ध प्रयोग का ज्ञान प्राप्त करते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो व्याकरण है हमें तीन बातों का ज्ञान प्रदान कराता है। नोट करके लिख देता हूं कि अगर कोई पूछता है कि व्याकरण हमें क्या समझाता है भली भांति, तो व्याकरण हमें तीन बातों का ज्ञान प्रदान करता है। वो तीन बातें कौन कौन सी हैं? तो पहले नंबर पर भाषा का शुद्ध लेखन, दूसरा भाषा का शुद्ध उच्चारण और तीसरा पॉइंट है भाषा का शुद्ध प्रयोग। इन तीन बातों का व्याकरण हमें क्या करता है? ज्ञान प्रदान कराता है। तो देखें कि जैसे व्याकरण की अगर सबसे पहले बात करें, अगर कोई पूछता है कि व्याकरण का शाब्दिक विच्छेद क्या होता है, तो बी धन आ धन करण। इसका शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो होता है भली भांति समझना। व्याकरण है क्या? व्याकरण एक पुस्तक कह सकते हैं, हम एक विधा कह सकते हैं, या एक रचना कह सकते हैं, या एक कृति कह सकते हैं। यहाँ तक कि जो हमारे जो ऋषि हुए थे महर्षि पाणिनि, उन्होंने व्याकरण को एक ग्रंथ कहा है, उन्होंने व्याकरण को एक ग्रंथ के रूप में माना है। व्याकरण हमें किस किस क्या चीज देता है या क्या किस चीज के बारे में हमें ज्ञान प्रदान कराता है? तो व्याकरण हमें मुख्य रूप से तीन बातों का ज्ञान प्रदान कराता है, जिसमें हमारा आता है कि भाषा का शुद्ध लेखन, भाषा का शुद्ध उच्चारण, भाषा का शुद्ध प्रयोग। यहां से हम परिभाषा बना सकते हैं कि व्याकरण की परिभाषा क्या है। तो व्याकरण एक वह ग्रंथ है जिसके अंतर्गत हम भाषा का शुद्ध लेखन, शुद्ध उच्चारण व शुद्ध प्रयोग का ज्ञान प्राप्त कर सकते। तो थोड़ा सा तो आगे देखते हैं हम। अब बात करते हैं हम व्याकरण के अंग। पहला पॉइंट है कि व्याकरण के अंग कितने होते हैं। तो व्याकरण के अंग की बात करें तो व्याकरण के तीन अंग होते हैं। व्याकरण के तीन अंग होते हैं। कौन कौन से? एक होता है हमारा वर्ण, दूसरा है शब्द और तीसरा है हमारा वाक्य। व्याकरण के कितने अंग होते हैं? व्याकरण के तीन अंग होते हैं। एक वर्ण होता है, एक शब्द होता है और एक वाक्य होता है। वर्ण के बारे में, जिन चीज के वर्ण के बारे में जिसमें हम समझते हैं या उसके बारे में हम पढ़ते हैं जिन चीजों में, तो वो कहलाता है हमारा वर्ण विचार। और जहाँ हम शब्दों के बारे में पढ़ते हैं वो कहलाता है हमारा शब्द विचार। और जहाँ पर हम वाक्यों के बारे में अध्ययन करते हैं वो कहलाता है हमारा वाक्य। तो सबसे पहले हम देखेंगे वर्ण क्या है, फिर देखेंगे शब्द क्या है, फिर देखेंगे वाक्य क्या है।
तो पहले नंबर पे देखते हैं हम वर्ण। वर्ण व्याकरण का कौन सा अंग है? तो वर्ण जो है, वर्ण व्याकरण का सबसे छोटा अंग है। वर्ण व्याकरण का सबसे छोटा अंग है। शब्द शब्द दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक वर्णों के योग को शब्द कहते हैं। शब्द किसे कहते हैं? कि दो या दो से अधिक वर्णों के योग को शब्द कहते हैं। और यह व्याकरण का वाक्य से ठीक छोटा अंग है। यह व्याकरण का वाक्य से ठीक छोटा अंग है। अब बात आती है वाक्य। वाक्य क्या है? तो वाक्य के बारे में देखें तो दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक समूह को हम वाक्य कहते हैं। और शब्द क्या है? दो या दो से अधिक वर्णों के योग को शब्द कहते हैं। यह व्याकरण का वाक्य से ठीक छोटा अंग है। और दो या दो से अधिक शब्द से सार्थक समूह को हम वाक्य कहते हैं। यह व्याकरण का सबसे बड़ा अंग है। शब्दों के बारे में जैसे कमल, रमेश, तो ये क्या है? ये तुम्हारे शब्द हैं। और वाक्य की बात करें जैसे वह घर जाता है, तो इस तरीके से ये शब्दों का जो समूह जुड़कर क्या बना रहा है? एक वाक्य बना रहा है। और यहाँ ये वर्णों का समूह मिलकर क्या बना रहा है? एक शब्द बना रहा है। तो व्याकरण के अंगों की बात करें तो व्याकरण के मुख्य रूप से तीन अंग होते हैं। एक वर्ण होता है, एक शब्द होता है और एक वाक्य होता है। जिसमें हम वर्णों के बारे में पढ़ते हैं वो कहलाता है वर्ण विचार, जहाँ शब्दों के बारे में पढ़ते हैं वो कहलाता है शब्द विचार, और जहाँ हम वाक्यों के बारे में पढ़ते हैं वो कहलाता है वाक्य विचार। पहली बात कि वर्ण क्या है? तो वर्ण व्याकरण का सबसे छोटा अंग है। और शब्द जो है, दो या दो से अधिक वर्णों के योग से क्या बनता है? शब्द बनता है। और जो शब्द है वो व्याकरण का वाक्य से ठीक छोटा अंग होता है। वाक्य क्या है? दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक समूह को हम वाक्य कहते हैं। और यह व्याकरण का सबसे बड़ा अंग है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पर वर्ण विचार। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो देखें,
अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे वर्ण विचार, जो व्याकरण का सबसे छोटा अंग है। वर्ण विचार क्या कहलाता है? तो वर्ण विचार वही कि वर्णों का शुद्ध लेखन, वर्णों का शुद्ध उच्चारण, वर्णों का शुद्ध लेखन, वर्णों का शुद्ध उच्चारण और वर्णों का शुद्ध प्रयोग। वर्णों का शुद्ध प्रयोग का ज्ञान प्राप्त करना वर्ण विचार कहलाता है। यानी वर्ण विचार क्या होता है कि जिसके अंतर्गत हम वर्णों का शुद्ध लेखन, वर्णों का शुद्ध उच्चारण और वर्णों का शुद्ध प्रयोग का ज्ञान प्राप्त करना ही वर्ण विचार कहलाता है। वर्णों का शुद्ध लेखन मतलब वर्णों को कैसे लिखा जाता है, कैसे बोला जाता है, किस तरीके से इनका प्रयोग किया जाता है, इन सब चीजों का ज्ञान प्राप्त करना ही हमारा क्या कहलाता है? वर्ण विचार कहलाता है। तो वर्ण विचार में हम देखते हैं कि पहले वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण क्या है। तो वर्ण क्या है इसके बारे में हम देखते हैं। तो वर्ण होता है हमारी भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि, ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। क्या है कि वर्ण क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई मौखिक, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसके लिखित रूप को हम वर्ण कहते हैं। जैसे छोटी इकाई जो ध्वनि है, भाषा की मौखिक छोटी इकाई, इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि भाषा कितने प्रकार की होती है। तो भाषा हमारी क्या होती है? एक लिखित भाषा होती है, एक मौखिक भाषा होती है और एक सांकेतिक भाषा होती है। तो जो हमारी मौखिक भाषा है, मौखिक भाषा की जो इकाई होती है ध्वनि, ध्वनि के ही लिखित रूप को हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। जैसे क, ख, ग, घ, इनको हम जब बोलते हैं का, तो का की जो ध्वनि है उसको हम लिख रहे हैं, इसी लिखित रूप को हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। अब बात आती है हमारी कि ध्वनि क्या है। तो ध्वनि के बारे में आपको पता ही है कि ध्वनि मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। कैसे कि हमने यहां देखा कि भाषा की सबसे छोटी, ये यहां पर थोड़ा गलत है, यहां करता हूं मैं मौखिक भाषा, मौखिक भाषा, मौखिक भाषा की सबसे
छोटी इकाई ध्वनि। थोड़ा शब्दों का हेर फेर हो गया था इधर उधर कि मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि के लिखित रूप को हम वर्ण कहते हैं। तो ध्वनि क्या है? ध्वनि मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। अब बात आती है हमारी के अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है। पॉइंट नोट कर लेना कि यहाँ हमने देख लिया कि ये वर्ण विचार में कि वर्णों का शुद्ध लेखन, वर्णों का शुद्ध उच्चारण और वर्णों का शुद्ध प्रयोग का जहाँ ज्ञान प्राप्त होता है उसे हम वर्ण विचार कहते हैं। फिर वर्ण क्या है कि मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि के ही लिखित रूप को हम वर्ण कहते हैं, जैसे का, गा, गा। और ध्वनि क्या है? तो ध्वनि जो मौखिक भाषा होती है उसकी सबसे छोटी इकाई को हम ध्वनि कहते हैं। अब बात आती है कि अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई, अर्थ के आधार पर अगर भाषा की सबसे छोटी इकाई देखें तो वो क्या होती है? हमारी शब्द। अर्थ के आधार पर जो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वो कहलाती है हमारी शब्द। दूसरा पॉइंट, भाव या भावार्थ। भाव या भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई भाव या भावार्थ के आधार पर अगर हम देखें भाषा की सबसे छोटी इकाई तो वो होता है हमारा वाक्य। क्योंकि भाव या भावार्थ तो एक वाक्य का ही निकल सकता है और अर्थ अगर देखें तो शब्दों का भी हम अर्थ निकाल सकते हैं। तो अर्थ के आधार पर अगर भाषा की सबसे छोटी इकाई देखते हैं तो वो कहलाता है हमारा शब्द, और भाव या भावार्थ के आधार पर अगर हम भाषा की सबसे छोटी इकाई देखें तो वो कहलाती है हमारी वाक्य। और अर्थ के आधार पर अगर भाषा की इकाई पूछता है कोई, अर्थ के आधार पर भाषा की इकाई, तो अर्थ के आधार पर अगर भाषा की इकाई देखी जाए तो दो होती हैं। अब दो कौन कौन सी होती हैं तुम्हारी? एक होती है शब्द और दूसरी होती है वाक्य। शब्द और वाक्य, यानी जो कि वाक्य क्या है हमारा भाव और भावार्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई, और अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई क्या है? शब्द है। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एक बार। तो अब हम आगे देखते हैं, हमारा अगला पॉइंट है हमारा कि वर्ण के प्रकार। वर्ण के प्रकार, तो वर्ण हमारे दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के कौन से होते हैं? तो पहले नंबर पे आता है हमारा स्वर। एक स्वर होता है और दूसरा होता है व्यंजन।
वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण होते हैं हमारे दो प्रकार के, एक होता है स्वर और एक होता है व्यंजन। अब बात आती है स्वर किसे कहते हैं। स्वर किसे कहते हैं? तो वर्ण के जो दो प्रकार हैं जिनमें एक स्वर है और एक व्यंजन है। तो स्वर की बात करें तो स्वर वे ध्वनियां होती हैं जिन्हें उच्चारित करते समय हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, या क्या कहते हैं हम इनको, एक तरीके से कह सकते हैं कि स्वर स्वतंत्र होते हैं, इनके उच्चारण में हम किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेते। तो लिख सकते हैं वे वर्ण जो स्वतंत्र होते हैं जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती, स्वर कहलाते हैं। स्वर कहलाते हैं वे वर्ण जो स्वतंत्र होते हैं जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती, वे स्वर कहलाते हैं। और जब हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख से जो हवा बाहर निकलती है उसको हम प्राणवायु भी कहते हैं, याद रखना है ये बात हमें। तो जैसे देखते हैं स्वर कौन से होते हैं, जैसे अ, ई, उ, री आदि, ये हमारे क्या है, ये स्वर हैं। अभी आगे हम इन स्वर के बारे में भी पढ़ेंगे, अभी तो हम केवल ये देख रहे हैं कि स्वर किसे कहते हैं। तो वे वर्ण जो स्वतंत्र होते हैं जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती, वे स्वर कहलाते हैं। अब बात आती है हमारे के व्यंजन किसे कहते हैं। व्यंजन किसे कहते हैं? तो व्यंजन जस्ट इसका अपोजिट होता है। व्यंजन क्या, कि वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप में नहीं होते, वे वर्ण जो स्वतंत्र नहीं होते, वे वर्ण जो स्वतंत्र नहीं होते, इनके उच्चारण में स्वर वर्णों की सहायता ली जाती है, व्यंजन कहलाते हैं। वे वर्ण जो स्वतंत्र नहीं होते जिनके उच्चारण में स्वर्ण वर्णों की सहायता ली जाती है, व्यंजन कहलाते हैं। जैसे क, ख, ग, घ आदि। तो वर्ण के प्रकार हमने देखा कि वर्ण के प्रकार कितने होते हैं। वर्ण के प्रकार मुख्य रूप से दो होते हैं, एक स्वर होता है और एक व्यंजन होता है। तो स्वर किसे कहते हैं? स्वर वे वर्ण जो स्वतंत्र होते हैं जिनके उच्चारण किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, स्वर कहलाते हैं। जैसे अ, ई, उ, री आदि।
और व्यंजन किसे कहते हैं? वे वर्ण जो स्वतंत्र नहीं होते, जिनके उच्चारण में या इनके में, जिनके उच्चारण में स्वर वर्णों की सहायता ली जाती है, व्यंजन कहलाते हैं। जैसे क ख ग घ। अब आगे हम देखेंगे कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं। अभी हमने स्वर के बारे में देखा, स्वर किसे कहते हैं, फिर व्यंजन के बारे में देखा, व्यंजन किसे कहते हैं। अब बात करेंगे कि हम स्वर कितने प्रकार के होते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। तो देखते हैं आगे। स्वर के प्रकार, स्वर के प्रकार की बात करें स्वर तीन प्रकार के होते हैं। हमारे स्वर जो होते हैं वो कैसे तीन प्रकार के होते हैं। नंबर एक, हर्ष स्वर, और दूसरा होता है दीर्घ स्वर, और तीसरा होता है हमारा प्लूत स्वर। ये तीन प्रकार के स्वर होते हैं। तो बात आती है कि ह्रस्व स्वर क्या होते हैं, दीर्घ स्वर क्या होते हैं, प्लूत स्वर क्या होते हैं। तो देखते हैं। पहला, हर्ष स्वर। हर्ष स्वर को हम लघु स्वर भी कहते हैं, या इसे हम मूल स्वर भी कह सकते हैं, या इसे छोटा स्वर भी हम कह सकते हैं, या एक मात्रिक स्वर भी हम बोलते हैं इसको। तो इसको कई नामों से हम जान सकते हैं कि हर्ष स्वर को लघु स्वर, मूल स्वर, एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। अब बात आती है कि जो हर्ष स्वर है उसकी परिभाषा क्या होती है। तो वे स्वर जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, हर्ष स्वर कहलाते हैं। जैसे कौन कौन से हर्ष स्वर? अ और ई, छोटा ऊ और री, ये चार जो हैं हमारे कौन से हैं? हर्ष स्वर। अ, उ और री। इन्हीं को हम मूल स्वर भी कहते हैं, एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं, लघु स्वर भी कहते हैं। तो इनमें से जो हर्ष स्वर हैं उनकी संख्या है हमारी 4। अब बात आती है इसके बाद कि दीर्घ स्वर किसे कहते हैं। तो दीर्घ स्वर की हम बात करें तो इसको हम दीर्घ स्वर को
गुरु स्वर भी बोलते हैं हम, या द्विमात्रिक स्वर भी बोलते हैं। दीर्घ स्वर को हम गुरु स्वर भी बोलते हैं, द्विमात्रिक स्वर भी बोलते हैं। तो इसकी परिभाषा आगे अगर हम बात करें तो आगे लिख ही देता हूं मैं कि दीर्घ स्वर भी कहते हैं। परिभाषा की बात करें तो वे स्वर जिनके उच्चारण में लघु स्वर से दो गुना समय लगता है, दीर्घ स्वर कहलाते हैं। वे स्वर जिनके उच्चारण में लघु स्वर से दो गुना समय लगता है, दीर्घ स्वर कहलाते हैं। जैसे बड़ा आ, ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। तो जैसा कि 2, 4, 6 और 7 दीर्घ स्वर होते हैं, उनकी संख्या की अगर बात करें तो 7 होती है, और लघु स्वर की जो संख्या है वो कितनी है? 4, और इनकी संख्या है 7। अब तीसरे नंबर पे जो हमारा स्वर आता है वो आता है हमारा प्लूत स्वर। तो प्लूत स्वर की अगर हम बात करें तो वे स्वर लघु स्वर और दीर्घ स्वर से 3 गुना समय लगता है, प्लूत स्वर कहलाते हैं। जैसे ओम, या हम लिख सकते हैं ओम, जो है हमारा प्लूत स्वर का दूसरा नाम ही हमारा ओम है। तो इस तरीके से हमने देखा कि स्वर के कितने प्रकार होते हैं। तो स्वर 3 प्रकार के होते हैं, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लूत स्वर। हर्ष स्वर क्या कहलाते हैं? कि वे स्वर जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, हर्ष स्वर कहलाते हैं। जैसे आ, ई, उ और री। और दीर्घ स्वर वे स्वर जिनके उच्चारण में लघु स्वर से 2 गुना समय लगता है, वो हमारे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या 7 है और इनकी संख्या 4 है। प्लूत स्वर वे स्वर जिनके उच्चारण में लघु स्वर और दीर्घ स्वर से 3 गुना समय लगता है, प्लूत स्वर कहलाता है। प्लूत स्वर का दूसरा नाम ही हमारा ओम है। इस तरीके से अगर स्वर कुल स्वरों की कुल संख्या की बात करें तो 4 तो हमारे मूल स्वर होते हैं और 7 होते हैं हमारे दीर्घ स्वर। तो कुल स्वरों की जो संख्या है वो है हमारी 11। आगे लिख देता हूं,
स्वरों की कुल संख्या वो है हमारी 11। जो स्वरों की अगर संख्या की बात करें तो स्वरों की कुल संख्या है हमारी 11। तो इससे आगे हम पढ़ेंगे अगले वाले पार्ट में, जिसमें हम देखेंगे कि ओष्ठ के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो आगे चल के हम स्वरों के भी प्रकार पढ़ने वाले हैं, और भी कि मुख की आकृति के आधार पर स्वरों के कितने प्रकार होते हैं। तो अभी हमने देखा व्याकरण का शाब्दिक अर्थ, व्याकरण के अंग, और अंगों के बाद हमने देखा कि स्वर के प्रकार कितने होते हैं, दीर्घ स्वर, लघु स्वर और प्लुत स्वर। तो आज हमने इन सब चीजों के बारे में पढ़ लिया। और आगे जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल के साथ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।